सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए किया रवाना। गंगा पार रेती पर बसा टेंट सिटी भी उद्घाटित। श्री राम मंदिर गुरुधाम में आयोजित जगत गुरु रामानंदाचार्य के 173वें जयंती महोत्सव में शामिल हुए सीएम। जीवनदीप महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालयी हैंडबॉल प्रतियोगिता संपन्न, महिला वर्ग का खिताब विद्यापीठ के नाम। और 15 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। बाजारों में बड़ी चहल पहल, जगह जगह सजी तिल और पट्टी की अस्थायी दुकानें। और अब समाचार विस्तार से। सबसे लंबे जलमार्ग पर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास क्रूज और मालवाहक जलयान को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सबसे लंबे जलमार्ग पर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास क्रूज और मालवाहक जलयान को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ इन्होंने गंगा पार रेती पर बसी टेंट सिटी और गाजीपुर व बलिया में बनी 4 फ्लोटिंग जेटी का बटन दबाकर उद्घाटन किया। वहीं भी हम बिहार के 2 जिलों में 5 सामुदायिक घाट की भी आधारशिला रखी। रविदास घाट पर आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े और गाजीपुर के सैदपुर, चोचकपुर, जमानिया और बलिया के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का उद्घाटन किया। इसके अलावा बिहार में पटना जिले के दीघा, नकटा, दियारा, बाढ़, पानापुर, समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में जहाज मरम्मत सुविधा और एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रविदास घाट पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली लगभग 1 घंटे तक जुड़े रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल पत्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाराणसी के रविदास घाट पर मौजूद थे। रिवर क्रूज के अनुभव पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इसमें सभी के लिए कुछ न कुछ खास है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता चाहने वालों को काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली जैसे गंतव्यों को कवर किया जाएगा। एक बहुराष्ट्रीय क्रूज अनुभव की तलाश करने वाले पर्यटकों को बांग्लादेश में ढाका के माध्यम से जाने का अवसर मिलेगा और जो भारत की प्राकृतिक विविधता को देखना चाहते हैं, सुंदरबन और असम के जंगलों से होकर गुजरेगा। यह देखते हुए कि क्रूज 25 विभिन्न नदी धाराओं से होकर गुजरेगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्रूज का उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण महत्व है जो भारत की नदी प्रणालियों को समझने में गहरी रुचि रखती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि विगत 8 वर्षों में बदलते भारत को दुनिया ने देखा है। विगत वर्षों में काशी अपने पुरातन कलेवर को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर स्थापित हुआ है। वाराणसी में अब पर्यटन और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा को स्वच्छ एवं अविरल किया गया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में यात्री जल परिवहन शुरू होने से लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। काशी के नाविकों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। नावों को सीएनजी में तब्दील कराया गया था। यात्री जल परिवहन के माध्यम से काशी में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। आज काशी में पर्यटकों के आवक में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जैसलमेर के सेंट ड्यून्स और गुजरात के रन ऑफ कच्छ की तर्ज पर बसाई जा रही टेंट सिटी में बनारस और धर्म अध्यात्म की झलक मिलेगी तो जीआई उत्पादों से पलक झपकना भूल जाएगी। इस लिहाज से तंबुओं के शहर को सजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी की रिप्लिका का उपयोग किया गया है। दुनिया भर में मशहूर भदोही का कारपेट भी टेंट सिटी की शोभा बढ़ाएगा। पूर्वांचल के भी कई उत्पाद दिखेंगे। लग्जरी होटल की सुविधा के साथ सभी टेंट का डेकोरेशन काशी के आसपास के हैंडीक्राफ्ट व अन्य उत्पादों से किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ ही उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सुवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित
अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। लोगों ने एंजॉय किया, लोगों ने बनारस की जनता को देखा, सरकार के पूरे अरेंजमेंट्स देखे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुश। और जो नज़ारा यहाँ है खुशी का, हैप्पीनेस का, वो टूरिस्ट भी देख रहे हैं और टूरिस्ट यहाँ घूम भी रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरे तरीके से तैयार है गंगा विलास? बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग चलने के तैयार हैं, हमारे मेहमान हैं, जहाज तैयार है, सब चीज़ तैयार है। कोई स्पेसिफाइड चीज़ क्या पसंद आया लोगों को यहाँ पे? खान पान नहीं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, यहाँ की अनुभूति जो धार्मिक है, वो सब चीज़ें सब पसंद आई हैं और सब चीज़ों से लोग अफेक्ट हुए और उसको सहारा है, उससे सीखा है। आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? ये हमारे लिए तो है ही है, बट हमारे हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है कि हमने रिवर क्रूज टूरिज्म को हम ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जो कि दुनिया में किसी ने अभी तक किया नहीं, साहस नहीं किया, और इसमें भारत सरकार का पूरा सहयोग है। गंगा विलास क्रूज को बाय बाय कहने के लिए जितने टूरिस्ट आए हैं उनको वेलकम करने के लिए आए हैं कि वो यहाँ आए हैं, हमारे काशी के पर्यटन को इतना विकास देने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए। मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसमें योगी जी का पूर्ण सहयोग रहा है और योगी जी के अथक परिश्रम से बनारस का केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। जगह जगह से लोग आ रहे हैं, हमारे बनारस को एक नई पहचान मिल रही है। इससे बड़े गर्व की बात और क्या होगी हम सब वाराणसियों के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को श्री राम मंदिर गुरुधाम में रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव में शामिल हुए। श्री राम मंदिर गुरुधाम में रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव में गुरुवार को शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के मध्यकाल में हमारी विरासत एवं परंपराओं को विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था। उस समय जगतगुरु रामानंदाचार्य ने सभी संप्रदायों, पंथों व जातियों को एकजुट कर भक्ति के माध्यम से आक्रांताओं का मुंह तोड़ जवाब देकर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया। यह वंदनीय है। उन्होंने कहा कि मध्य कालखंड में आध्यात्मिक व साधना के माध्यम से रामानंदाचार्य ने देश में हर जगह नए शिष्यों, चाहे निर्गुण और सगुण समाज हो, हर पंथ व जाति को एकजुट कर लोक एवं मानवता के कल्याण के लिए समाज के हर तबके को जोड़कर विदेशी आक्रांताओं का जवाब दिया। यह अद्भुत विलक्षण कार्य किया। इस विलक्षणता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं। इसकी प्रासंगिकता तभी होगी जब हम आज भी इसे जोड़ने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए माननीय मोदी जी काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो अयोध्या में श्री राम मंदिर, इसी कड़ी में देश को जोड़ रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटेन को पछाड़कर भारत आगे बढ़ रहा है। काशी अविनाशी है। अमृत महोत्सव पर्व पर यह धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ साथ शिक्षा का केंद्र भी बन गया है। कुछ लोग जाति, क्षेत्र और भाषा का दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। उन्होंने काशी पीठाधीश्वर डॉक्टर रामकमल दास वेदांती द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहते हुए कहा कि धर्म, परंपराओं व सेवा कार्य में जिस मजबूती के साथ यह लोग चल रहे हैं, ऊंचाइयां बनाएंगे। इस अवसर पर डॉक्टर रामकमल वेदांती ने काष्ठ की बनी राम मंदिर स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट की। कुंदेर खरादी समाज द्वारा विश्व प्रसिद्ध काष्ठ की मूर्ति श्री राम दरबार एवं पंचमुखी हनुमान की मूर्ति भेंट की। इस अवसर पर महामंडलेश्वर, सतुआ बाबा, सर्वेश्वर शरणदास, घनश्याम दास, मोहन कोतवाल, मंत्री रविंद्र जायसवाल, अनिल राजभर, दयाशंकर मिश्र दयालु, गुरु नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, विजेंद्र कुमार सोनकर, प्यारेलाल सोनकर, आशीष ओझा, राम भरत शास्त्री सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। और काशी में भी वही परंपरा आगे बढ़ रही है। देश और दुनिया में जो अद्भुत कार्य धार्मिक जागरण के साथ साथ समाज
को जोड़ने का, समाज के विभिन्न तबके को जोड़ने का और श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के उन विचारों को आत्मसात करते हुए समाज के प्रत्येक तबके को एक साथ लेकर के चलने की जो सामर्थ्य, जो शक्ति आपने दी है, आपको बाबा विश्वनाथ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में ताकत दे कि आप जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं या और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, सांसद असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शुक्रवार को एमपी व एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। हेट स्पीच मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एमपी व एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि इस मामले में अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द खराब करने का आरोप लगाते हुए इन नेताओं के खिलाफ अर्जी दी थी। पिछले दिनों इस मामले में कोर्ट ने चौक थाने से आख्या ली थी। थाने से कोर्ट को आख्या दी गई कि दोनों इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं है। इसके बाद दूसरी तारीख पर अदालत ने फिर थाने से स्पष्ट आख्या मांगी थी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई के दौरान अखिलेश यादव व असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ने बयान दिए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि पीपल के किसी पेड़ के नीचे पत्थर रखकर झंडा लगा दिया जाए तो एक मंदिर बन जाता है। उन्होंने कहा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी जाती हैं, वहां सुबह भगवान प्रकट हो जाते हैं। जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी आकृति फव्वारा है। उन्होंने कहा था कि मुसलमान ज्ञानवापी में जाकर नमाज पढ़े और वजू करें, जबकि वजू खाने का इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने माँ दुर्गा, माता लक्ष्मी और माता सीता के बारे में विवादित बयान दिए थे। तो 16 तारीख को पड़ी है। 16 तारीख को क्या आप लोग की तरफ से क्या? 16 तारीख को हमारी तरफ से वो जो थाने से रिपोर्ट आई है, कंप्लीट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को हम लोग पेश करेंगे और उस पर करने के बाद अपनी बहस प्रस्तुत करेंगे कि जबकि थाने में रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट दर्ज नहीं है। अब मामला कॉन्जुगल ऑफेंस का है, मामला नॉन वेबल ऑफेंस का है और मामला हेट स्पीचिंग का है, जो इसमें एक बर्निंग पॉइंट है पूरे देश के अंदर। तो इस पर तो तुरंत कोर्ट को सुनवाई करना चाहिए और उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्या लगता है कि 16 तारीख को कोर्ट आदेश दे सकता है मुकदमा दर्ज करने का? जी, तो हम पिछले भी बैटिंग बाइट में कहे थे, परंतु अब क्या कह सकते हैं, कोर्ट रहेगा तो जरूर फैसला देगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में 9 दिनों तक श्री रामचरितमानस नवान्न पारायण ज्ञान महायज्ञ का आयोजन 28 जनवरी से होगा। काशी सत्संग मंडल के संरक्षक आचार्य शूरपाल मिश्र शास्त्री एवं संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक की एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। आचार्य शूरपाल मिश्र शास्त्री जी ने बताया कि काशी सत्संग मंडल के तत्वावधान में काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में श्री रामचरितमानस नवान्न पारायण ज्ञान महायज्ञ का कार्यक्रम माघ महीने में निरंतर 65 वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें देश भर से संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति होती है। 9 दिनों तक विश्व शांति हेतु अनवरत महायज्ञ का आयोजन भी होता है। 111 भूदेवों द्वारा मानस पाठ किया जाता है। 27 जनवरी को सायंकाल 4 बजे कैथी आश्रम से श्री राम दरबार की मूर्ति काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में आएगी। 28 जनवरी प्रातः 8:30 बजे श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन के बाद नंदी जी का पूजन होगा। समारोह के मुख्य अतिथि स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती महाराज, महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा होगा। 29 जनवरी प्रातः 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र सिंह, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश होंगे। काशी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में इस समय 27 जनवरी से 6 फरवरी तक के लिए एक अनुष्ठान जो परंपरागत हुआ करता है रामचरितमानस नवान्न पारायण का, वो प्रारंभ होगा और 27 को तो सायंकाल स्थापना होगी देवताओं की और 28 को सुबह श्रृंगार गौरी माता की पूजा होगी। 28 से पारायण प्रारंभ होगा रामचरितमानस का, जिसमें 111 ब्राह्मण रहते हैं और भी बढ़ जाते हैं पुजारी पंडित मिला के। सायंकाल प्रवचन हो जाता है, जो अन्य क्षेत्रों से विद्वान लोग उपस्थित हो रहे हैं, जो पंपलेट में लिखा हुआ है, और रात्रि 12 बजे आरती होती है। ये क्रम जो है तो 5 तारीख पूर्णमासी तक चलेगा। 6 को शोभा यात्रा होगी, जो गौशाला कहती है वहाँ पर शोभा यात्रा जाएगी। राम दरबार की स्थापना वहीं पर हो जाती है। 12 महीने वहाँ पूजन होता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें।
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा शुक्रवार को गोदोलिया चौराहे पर चाइनीज मांझे का प्रयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा 13 जनवरी को गोदोलिया चौराहे पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में जानलेवा चाइनीज मांझा के जागरूकता अभियान के लिए लोगों से अपील की गई कि चाइनीज मांझा से पतंग न उड़ाएं। चाइनीज मांझा से मनुष्य और पशु पक्षी की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आज बच्चों को पतंग एवं देसी मांझा देकर हमने उनसे विनती की है कि चाइना की मांझा से पतंग न उड़ाएं और देसी मांझे का प्रयोग करें। ये अभियान साबित हो रहा है। इसमें हमें देखिए आम जनता जो है जागरूक होना है, हमें आम जनता को जगाना है। अगर आम जनता समझ जाएगी कि नहीं इससे जान इंसानी ज़िंदगी जा रही है, पशुओं की जो यहाँ तक कि बकरी बकरा और गाय भी कट जा रहा है, यहाँ परिंदे को छोड़ दीजिए, वो जानवर बेमुँह का जानवर जिस तरीके इंसान चल रहा सड़क पे उस तरीके से आपके जानवर को भी लग जा रहा है, गाय को भी कट जा रहा है, सांड को भी कट जा रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अब उसके बाद राडार तो लगा नहीं। देखिए बात है, वो जहाँ पता चल रहा उसको पकड़ ले रही। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व रविवार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर बाजार में तिल, लाई, ढूंढा इत्यादि की दुकानें सजी हुई हैं। मकर संक्रांति पर्व रविवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषविदों के अनुसार 14 जनवरी 2023 को रात्रि 3:01 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अतः मकर संक्रांति उत्सव एवं पुण्य काल 15 जनवरी सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को ही मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने तिलकुट, पट्टी आदि ज्यादा बिकते हैं। इसके अलावा लैया, ढूंढा, चूड़ा आदि भी बाजारों में छा गए हैं। तिल से बने पकवानों को दान करने का भी महत्व है। नगर के लंका, विश्वेश्वरगंज, प्रहलाद घाट, गिरट बाजार, अर्दली बाजार, पांडेपुर समेत चोलापुर, चौबेपुर, रोहनिया, डाफी, मिर्जा मुराद आदि क्षेत्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान की तैयारियां हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तिल और लाई से बने पकवान घरों में ही बनाए जा रहे हैं। शहर में लोग बाजारों से इसे खरीद रहे हैं। 2 दिन पहले ही बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है। दुकानदारों की माने तो तिल की कीमत बढ़ने के कारण तिलकुट की कीमतों में भी मामूली वृद्धि हुई है। दुकानों पर लाई, तिलवा, पट्टी, गुड़, चना, तिलकुट सहित अनेक प्रकार के आइटम सजाए गए हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान को देखते हुए घाटों पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जीवनदीप महाविद्यालय में खेले जा रहे 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालयी हैंडबॉल प्रतियोगिता में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने महिला वर्ग का खिताब जीता। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने महादेव पीजी कॉलेज बरियासनपुर को हराकर जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर में खेले जा रहे 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल महिला पुरुष प्रतियोगिता में महिला वर्ग के मुकाबले का खिताब को जीत लिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की महिला टीम ने महादेव पीजी कॉलेज बरियासनपुर को 16-7 से हराया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से सबसे ज्यादा 9 गोल संध्या व 5 गोल रिया ने किया। इसके पहले खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने राजकीय महाविद्यालय पहलही पट्टी को 11-4 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में महादेव पीजी कॉलेज बरियासनपुर की महिला टीम ने राजकीय महिला महाविद्यालय ओबरा की टीम को 12-5 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में राजकीय महाविद्यालय ओबरा ने राजकीय महाविद्यालय पलई पट्टी को 12-7 से हराकर तीसरा स्थान अपने नाम दर्ज किया। फाइनल मुकाबले के बाद मुख्य अतिथि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी वाराणसी मंडल RP सिंह ने पुरस्कार वितरण किया और बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा के साथ साथ खेल को भी अहमियत देने की बात कही। विशिष्ट अतिथि पूर्व अपर निदेशक परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य वाराणसी मंडल डॉक्टर अंशु सिंह ने कहा कि खेल महज शारीरिक विकास के लिए नहीं बल्कि मानसिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी, प्राचार्य डॉक्टर इंदेश चंद्र सिंह, आयोजन सचिव डॉक्टर अमित सिंह, मुख्य चयनकर्ता मोहम्मद मोशरफ खान, वरिष्ठ खेल पत्रकार कृष्ण बहादुर रावत, खेल प्रशिक्षक डॉक्टर राजेश यादव और जंग बहादुर पाल, डॉक्टर कल्पना चतुर्वेदी, अलका सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, डॉक्टर नंदा द्विवेदी, स्वाति सिंह, डॉक्टर वीना पांडे सहित सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने उपस्थिति दी।
इस कॉलेज में पहली बार हैंडबॉल हो रहा है, तो मैम ने भी इसको सराहा कि ये बहुत अच्छा खेल है, कम खर्चे में कम ग्राउंड्स में इस खेल का आयोजन कराया जा सकता है। तो मैडम ने ये आश्वासन दिया है कि मैं इस खेल को लगातार अपने कॉलेज में जीवंत रखूंगा और किसी न किसी कोच के माध्यम से या कैसे भी हो, मैं आज महिला सशक्तिकरण में इनको जो है एक स्वावलंबी के रूप में एक खिलाड़ी भी मैं, जैसे मैं नर्सिस, जैसे मैं पैरामेडिकल मैं बनाती हूँ, इसी तरह से मैं एक खिलाड़ी भी बनाऊँगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।